नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या 5 हुई। लगातार हमलों के बाद राज्य सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल। कांकेर बीएसएफ कैंप हमले में भी एक जवान शहीद। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार। 6 महीने की मोहलत की मांग। एनजीटी ने 2 हफ्ते की दी है राहत। प्रधानमंत्री का जर्मन कारोबारियों को न्योता। मेक इन इंडिया के लिए सहयोग की अपील। एंजेला मर्केल के साथ शिखर वार्ता आज। आर्थिक मुद्दों पर होगी बातचीत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। संसद परिसर समेत देश भर में कई जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और ईरान को मिसाइल रोधी प्रणाली देने के रूस के फैसले पर तकरार। अमेरिका और इजराइल ने जताई चिंता। रूस ने फैसले को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों से कहा है कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने विकसित देशों से इस अवसर का उपयोग करने के लिए मेक इन इंडिया मिशन में शामिल होने की अपील की है। जर्मनी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हनोवर व्यापार मेला में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद थीं। पूरे विश्व का आज भारत पर ध्यान केंद्रित हुआ। 3 प्रमुख बातें, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, वे पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भारत जर्मनी बिजनेस समिट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कारोबारियों को बताया कि भारत में 2022 तक 5 करोड़ से ज्यादा मकान, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण होगा। मैं समझता हूं कि एक दूसरे को देखने के बाद, एक दूसरे को जानने के बाद, साथ चलने का इरादे के साथ आने वाले दिनों में भारत और जर्मनी, ये दोनों देशों की कंपनियां पूरे विश्व के सामान्य से सामान्य मानवी के कल्याण के लिए किस प्रकार से नए इनोवेशंस करके आगे आ सकती हैं। भारत में विदेशी निवेश करने वालों में जर्मनी 8वें नंबर पर है। 600 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वे पश्चिमी देशों की तकनीकी क्षमता और पूंजी से भारत के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करें। सोमवार शाम हनोवर से बर्लिन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने मशहूर सीमेंस कंपनी का भी दौरा किया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंच चुके हैं। वहां आज उनकी जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ शिखर वार्ता होगी और कल से प्रधानमंत्री की कनाडा की यात्रा शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में सोमवार को लगातार तीसरे दिन नक्सलियों ने बड़ा हमला किया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की तरफ से किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में सीएसएफ के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 जवान जख्मी हुए हैं। उधर कांकेर जिले में बीएसएफ कैंप में भी आज हुए हमले में एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने सोमवार को दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में हमले को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में लोक स्वराज अभियान के पहले नक्सली वारदातों में तेजी आ गई है। दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को गश्त पर जा रहे सीएएफ के जवान नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए। करीब 2 किलोमीटर दूर चोलनार से किरंदुल की ओर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। काफी हैवी ब्लास्ट था और जिसमें टोटल 11 जवान थे और वो सभी इंजर्ड थे। उनको तत्काल पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचवाया। कांकेर में भी सोमवार को नक्सलियों ने बीएसएफ के कैंप पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक छोटे बेटिया शिविर में किए गए इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी भी मारा गया। मौके से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। एक्सचेंज फायर के दौरान फिर नक्सली जंगल उसका पहाड़ी का फायदा लेके वहां से भाग गए हैं। हम लोगों ने नक्सली गश्त वहां पर अपनी सर्चिंग वहां बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से सख्ती से निपटने की बात कही है। वहीं कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने नक्सली घटनाओं पर चिंता जताई है। We need to deal with the situation with much more, enhanced capability and needs to be more vigilant and alert because the Maoists are shifting their tactics and they are, going much more intensive in recent few months.
So we have to understand that issue and then respond it appropriately. नक्सलियों ने रविवार को कांकेर में खनन कार्य में लगे ट्रक और दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। उन्होंने करीब 17 वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों ने इससे पहले शनिवार को सुकमा जिले में गश्त पर जा रहे एसटीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 10 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों के सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी करके नक्सलियों के हमले बढ़ने की आशंका जाहिर की थी। लगातार हमलों के बाद राज्य सरकार ने गृह विभाग के शीर्ष पद पर काम करने वाले अतिरिक्त मुख्य सचिव एन.के. असवाल को हटा दिया है। इसके अलावा 7 दूसरे अफसरों के भी पद बदले गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम के तहत बने इस अधिनियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नए नियुक्ति आयोग की स्थापना होगी। यह आयोग जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लेगा। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को पिछले साल अगस्त में संसद की मंजूरी मिली थी। संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस विधेयक को आधे राज्यों की मंजूरी भी मिल चुकी है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस आयोग के गठन को चुनौती दी गई है और ये मामला फिलहाल 5 जजों की बेंच में लंबित है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान होने वाले हंगामे रुकने पर विचार करने के लिए गठित समिति की कल संसद भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने की। समिति की आखिरी बैठक थी। समिति अब अपने सुझाव जल्द ही लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी। उपसभापति का मानना है कि समिति की सिफारिशों से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सांसदों को प्रश्नकाल में ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। It depends on the members. No, rules or regulations just cannot stop this kind of disruptions. But however, we have given some recommendation which will be useful and beneficial in reducing the disruption. That is what we think. भूमि अधिग्रहण पर दोबारा जारी अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। किसान संगठनों की याचिका पर अदालत ने सरकार से अध्यादेश लाने की वजह पूछी है और 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में दोबारा अध्यादेश लाने को असंवैधानिक और सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों के भीतर पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों और एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से अध्यादेश को दोबारा जारी करने की वजह पूछी है। हमने ये था कि जब लोकसभा में ये बिल पास हो गया है और राज्यसभा में टेबल हुआ था, तो आपको ऑर्डिनेंस रीप्रमलगेट करने का कोई अधिकार नहीं है। किसान संगठनों ने भूमि अध्यादेश को फिर से लागू किए जाने को असंवैधानिक और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे बताया है। भारतीय किसान यूनियन, ग्राम सेवा समिति, दिल्ली ग्रामीण समाज समेत कई संगठनों का कहना है कि संसद की विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक के बाद एक अध्यादेश लागू करना संविधान का उल्लंघन है। सरकार से तो उम्मीद नहीं रही, लेकिन न्यायालय से उम्मीद है और हमने यहाँ पर डाला है। ये पूर्ण रूप से उम्मीद है कि किसानों के हक में ये फैसला होगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सरकार जवाब देगी और राज्यसभा से भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने की सभी अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। कानूनी और तकनीकी सवाल किए गए हैं और सरकार समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी जो भी जवाब होगी वो पेश करेगी कोर्ट के सामने। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में संख्या बल में कमी की वजह से भूमि विधेयक पेश ही नहीं किया था। इसीलिए बजट सत्र के दौरान राज्यसभा का सत्र अवसान करके 5 अप्रैल को दोबारा अध्यादेश जारी किया गया। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी के अपने आदेश को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली में ट्रक वालों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में हड़ताल के फैसले को टाल दिया। उधर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने मोटर वाहन कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने का फैसला किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डीजल से चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 1-2 दिन के भीतर ही हलफनामा दायर करेगी।
गडकरी ने कहा है कि एनजीटी ने 15 दिन की मोहलत दी है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए काफी नहीं है। केंद्र सरकार इस मुद्दे का स्थायी हल चाहती है और इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही किसी फैसले के हक में है। ये जो एनजीटी ने निर्णय किया है, इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय किया है और सुप्रीम कोर्ट में हम ये कहने वाले हैं कि हमें भी स्पिरिट मान्य है, प्रदूषण कम होना चाहिए, पर इसके बारे में एक निश्चित नीति तय करने के लिए आप हमको 6 महीने का अवधि दो। 6 महीने के पहले हम पूरी पॉलिसी तय करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती प्रदूषण के मद्देनजर सरकार 10 दिनों में कंस्ट्रक्शन और उसके मलबे के लिए नए दिशा निर्देश और नियम कायदे तैयार करेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि 3 महीने बाद प्रदूषण रोकने के नए कदमों की समीक्षा होगी। इसके बाद एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस नीति तैयार की जाएगी। Central government will within next 10 days frame the rules for construction and demolition waste, which is very important factor for air pollution. तबाह फसलों के मुआवजे के मामले में तमाम राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। यूपी के फैजाबाद, इलाहाबाद और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में किसानों को 100 रुपए से भी कम का मुआवजा मिला है। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने किसानों को न्यूनतम 1,500 रुपए मुआवजे का ऐलान किया और लापरवाही के लिए कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। बेमौसम बारिश से तबाह फसलों के बाद मुआवजे की ये रकम किसानों के साथ मजाक से कम नहीं। किसानों को कहीं 75 रुपए तो कहीं 100 रुपए के चेक जारी हुए। अब इस दोहरी मार से किसान निराश हैं। पत्थर से गिर के नष्ट हो गए। उनके बाद हमने सुना कि सर्वे हुई, सर्वे में कोई उतला नहीं हुआ। और उसके बाद हम शाम तक बैठे रहे वहाँ कि मंत्री जी आएंगे तो मिलेगा, तो हमको 75 रुपए के चेक मिली। किसानों के साथ मजाक हुआ है और किसानों को जितना किसान भीख देता है, भीख के बराबर भी सरकार ने किसानों को भिखारी से भी बेहतर किसानों को समझाया, जबकि किसान सबका पेट भरता है। मुआवजे की रकम को लेकर किसानों के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार की आलोचना की है, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी इसे अधिकारियों की लापरवाही बता रही है। देखिए, हमारी सरकार ने रुपया रिलीज किया, एक मानक है, मानक के अनुसार फसल जितनी क्षति हुई उसके हिसाब देना चाहिए। अगर 100 रुपए दिया गया, ये तो मजाक है। और मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारी जिन्होंने सब किया है उनके खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो स्वाभाविक है, यथा राजा तथा प्रजा, कर्मचारी भी उसी प्रकार के संवेदनशील हैं। पूरे प्रदेश में बिना सुविधा शुल्क के कहीं आकलन नहीं हो रहा। खेत पर जाकर खेत को इकाई मानकर किसान के साथ खड़ा होकर आकलन नहीं हो रहा। चौतरफा आलोचना के बाद राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे के नए नियमों का तुरंत ऐलान किया। कुछ लेखपालों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। मेरे को मीडिया के माध्यम से पिछले 2 दिन से समाचार आ रहा था, फैजाबाद जिले में और एक आधे और जनपद की बात आई कि वहां बहुत कम धनराशि की चेक जो है वो बांटी गई है। 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे करके बांटी गई है। इसमें वहां संबंधित, अभी मेरी कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, एक्शन ले लिया है। फरवरी से अब तक बेमौसम बारिश और ओलों ने उत्तर भारत के कई राज्यों में रबी की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार के शुरुआती अनुमान के मुताबिक देश में करीब 85 लाख हेक्टेयर की फसलें तबाह हुई हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को मुआवजे की राशि में 1.5 गुना की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महंगाई की मोर्चे से राहत की खबर है। खुदरा महंगाई दर गिरकर 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.17% रही। फरवरी में यह आंकड़ा 5.37% था, जबकि पिछले साल मार्च में यह दर 8.25% थी। दूध और सब्जियों की कीमत कम होने की वजह से महंगाई थोड़ी कम हुई है। पिछले हफ्ते औद्योगिक उत्पादन में भी उछाल देखा गया था। और फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद यमन संकट हल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज।
चित्रकूट वाटरफॉल। लोग इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित यहाँ 29 मीटर की ऊंचाई से इंद्रावती नदी के पानी को गिरते हुए देखकर मुंह से बस इतना ही निकलता है, अद्भुत, अतुल्य। स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 124वीं जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों में आरक्षण की वकालत की। बाबा साहब को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार में वो देश के पहले कानून मंत्री बने। संसद भवन में अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। रूस ने ईरान को उच्च तकनीक वाली हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली देने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। दुनिया के 6 ताकतवर देशों के साथ अंतरिम परमाणु समझौते पर ईरान के तैयार होने के बाद रूसी राष्ट्रपति ने प्रतिबंध हटाने की इजाजत दे दी, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसकी आलोचना करते हुए इसे जल्दी में उठाया गया कदम बताया है। अमेरिका ने ईरान को मिसाइल रोधी प्रणाली देने पर लगा प्रतिबंध हटाने के रूस के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका का कहना है कि ये रोक संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत लगाई गई थी और जून में ईरान परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौता होने तक इस रोक को नहीं हटाया जाना चाहिए। The United States has previously made known our objections to that sale, and I understand that Secretary Kerry had an opportunity to raise these concerns once again in a recent conversation with his Russian counterpart, Mr. Lavrov. इजराइल ने भी रूस के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। इजराइल का मानना है कि इस मिसाइल रोधी प्रणाली की वजह से भविष्य में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई कार्रवाई करना मुश्किल होगा, लेकिन रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान को S-300 मिसाइल की आपूर्ति किए जाने से इजराइल समेत क्षेत्र की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। Убеждены, что на данном этапе необходимость в такого рода эмбарго, причем в отдельном добровольном российском эмбарго, полностью отпала. Отмечу, что С-300 зенитно-ракетный комплекс, который имеет исключительно оборонительный характер, он не приспособлен для целей нападения. उधर ईरान का कहना है कि रूस के फैसले से क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा कायम करने में मदद मिलेगी। ईरान को S-300 मिसाइल की आपूर्ति 2010 में तब रोक दी गई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। विश्व के 6 ताकतवर देशों के साथ अंतरिम परमाणु समझौते पर ईरान के तैयार होने के बाद रूसी राष्ट्रपति ने प्रतिबंध हटाने की इजाजत दे दी। ईरान और 6 ताकतवर देशों, जिनमें रूस भी शामिल है, के बीच पूर्ण समझौते के लिए 30 जून तक का समय तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब और ईरान में तनातनी के बीच यमन में शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। पाकिस्तान ने पहल करते हुए यमन में शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज इस मुद्दे से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर वोटिंग होनी है। यमन मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शांति वार्ता के जरिए इस मसले को हल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। शरीफ ने राय दी कि हदी सरकार की वापसी यमन में शांति बहाली के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। पाकिस्तान will intensify its diplomatic efforts in the coming days in consultation with the leadership of Saudi Arabia to resolve the crisis.
उधर इस मसले को लेकर सऊदी अरब और ईरान के बीच ज़बानी जंग तेज हो गई है। हुती विद्रोहियों को समर्थन नहीं देने की सऊदी अरब की चेतावनी के बाद ईरान ने कहा कि यमन में सभी पक्षों की भागीदारी से नई सरकार का गठन किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि हुती विद्रोहियों को नई सरकार में शामिल करने के लिए ही ईरान ने यह प्रस्ताव रखा है। हालांकि सऊदी अरब ने हमले जारी रखने की बात कही है। البنية التحتية هي إحدى النقاط التي نسعى إلى المحافظة عليها في سبيل استفادة المواطن اليمني منها ولكن الوضع الآن أصبح इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज यमन मसले से जुड़े एक प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, जिसमें कुछ बड़े नेताओं को ब्लैकलिस्ट करने और हुती विद्रोहियों को सैन्य मदद रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी यूक्रेन में शांति बहाली के लिए जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूक्रेन ने इन इलाकों से भारी हथियार हटाने का फैसला किया है। कल बर्लिन में इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक स्टीनमेयर ने कहा कि इससे यूक्रेन और रूस के बीच रिश्तों में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम के जरिए यूक्रेन में तनाव में कमी आएगी। दरअसल पिछले 1 साल से यूक्रेन में सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में दक्षिणी साइबेरिया के खाक्सिया इलाके के जंगलों में लगी आग से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग ने 38 गांव और बस्तियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और 1000 से ज्यादा मकान जलकर राख हो चुके हैं। आग खाकासिया के घास के मैदानों में लगी और तेज हवाओं की वजह से पूरे इलाके में फैल गई। दमकल कर्मी तेज आग बुझाने में मशक्कत कर रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए बम वर्षक एयरक्राफ्ट की मदद भी ली जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर जर्मन लेखक गुंटर ग्रास का कल बर्लिन में निधन हो गया। वो 87 साल के थे। ग्रास का 1959 में प्रकाशित उपन्यास द टीन ड्रम को काफी प्रसिद्धि मिली। इसके प्रकाशन के 3 दशक बाद 1999 में इस उपन्यास को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं के विदेशी भाषाओं के अलावा हिंदी अनुवाद भी काफी हुए। डॉग ईयर्स, द टिन ड्रम और कैट एंड माउस उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। जर्मन कवि, उपन्यासकार और निबंधकार गुंटर ग्रास का कोलकाता से खास लगाव था। उन्होंने कई महीने कोलकाता में गुजारे और वहां के जनजीवन का गहन अध्ययन भी किया। साथ ही उन्होंने कोलकाता पर एक किताब शो योर टंग भी लिखी थी। इसमें कोलकाता की राजनीति, धर्म और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है। वो अपने राजनीतिक विचारों की वजह से अक्सर विवादों में भी रहे। प्राचीन और आधुनिक समाज को समझने में संग्रहालयों की खास भूमिका है। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय इसका बेमिसाल उदाहरण है। यहां आने वाले दर्शक प्राचीन भारतीय वैभव को देखकर गर्व महसूस करते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी कई चीजें प्राचीन और आधुनिक भारत को जोड़ने वाली कड़ी हैं। ये देश के इतिहास को जानने और समझने का एक जरिया भी है। यहाँ भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन की जानकारी के साथ ही आधुनिक समाज की भी पूरी झलक मिलती है। The National Museum is the only museum that independent India has set up. We've had bigger museums, we've had more older museums in India, but these were all museums that were created either by the British. नेशनल म्यूजियम में अलग अलग गैलरी हैं। इनमें दर्शकों के बीच भगवान बुद्ध से जुड़ी गैलरी खासी लोकप्रिय है। बौद्ध भिक्षु तो यहाँ आकर प्रार्थना भी करते हैं। वहीं ये हुक्का मुगल कालीन है। इसके अलावा 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के सामानों के लिए अलग से गैलरी है। इनमें दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह का वह बर्तन भी शामिल है जो जहरीला खाना डालने पर रंग बदल लेता है। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष, रेलिक, जिसको आप अंग्रेजी में रेलिक कहती हैं, और जो अवशेष हैं उनके, इससे बढ़ के विश्व में कोई ऐसा धरोहर नहीं है जो कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो।
यहाँ गहनों के लिए भी अलग से गैलरी है। इसे अलंकार नाम दिया गया है। यहाँ रखे 250 अलग अलग तरह के गहने से भारत की समृद्ध संस्कृति और वैभव का पता चलता है। वहीं दूसरे देशों की चीजें भी यहाँ देखी जा सकती हैं। इनमें मध्य एशिया, खासकर चीन से जुड़ी पेंटिंग्स हैं। एक पेंटिंग में मूंछों में भगवान बुद्ध को पहली बार 8 शिष्यों के साथ दिखाया गया है। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या 5 हुई। लगातार हमलों के बाद राज्य सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल। कांकेर बीएसएफ कैंप हमले में भी एक जवान शहीद। पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार। 6 महीने की मोहलत की मांग। एनजीटी ने 2 हफ्ते की दी है राहत। प्रधानमंत्री का जर्मन कारोबारियों को न्योता। मेक इन इंडिया के लिए सहयोग की अपील। एंजेला मर्केल के साथ शिखर वार्ता। आज आर्थिक मुद्दों पर होगी बातचीत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। संसद परिसर समेत देश भर में कई जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। ईरान को मिसाइल रोधी प्रणाली देने के रूस के फैसले पर तकरार। अमेरिका और इजरायल ने जताई चिंता। रूस ने फैसले को सही ठहराया।